गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ को 1942 के अंदर यूज़ किया गया था, दिया था इस लॉ के बारे में। इसके दो लॉज हैं। इसको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका जो फर्स्ट लॉ है वो है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स जंक्शन लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ। ये जंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है, इसलिए इसको जंक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ये करंट के बारे में डिस्कस करता है, इसलिए इसको करंट लॉ भी हम बोल देते हैं। तो ये जो हमारे पास जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, इट स्टेट्स दैट द algebraic sum of current meeting at a junction in a closed circuit is 0। ये कहता है कि अगर हमारे पास किसी एक जंक्शन के ऊपर जितना भी करंट है उसका जो सम होगा वो इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। और जो ये लॉ है फर्स्ट लॉ, ये सपोर्ट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। तो इसका एक एग्जांपल हमने नीचे लिया भी है। हमने एक जंक्शन लिया है ओ के ऊपर हमने 5 करंट्स की डायरेक्शन शो की है, I1, I2, I3, I4, I5। इस जंक्शन के ऊपर I1, I3, I4 इन 3 करंट की डायरेक्शन को अवे फ्रॉम द जंक्शन की डायरेक्शन दिखाई हुई है। I2 और I5 को टूवर्ड्स द जंक्शन की डायरेक्शन दिखाई हुई है। तो इसके अंदर जो डिफरेंसेस होंगे, डायरेक्शन का मेन रोल रहेगा। हमें कब नेगेटिव लेना है, कब किस करंट को पॉजिटिव लेना है। तो इसके लिए हमें पहले इसकी जो साइन कन्वेंशन है उसके बारे में रीड करना जरूरी है। तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है? द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर टूवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर कोई भी करंट उसके जंक्शन की तरफ फ्लो कर रहा है तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव, एंड करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। और कोई भी करंट आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर यानी कि जंक्शन से बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर I1, I3 और I4 ये जो 3 करंट हैं ये अवे फ्रॉम द जंक्शन की डायरेक्शन के अंदर हैं, इसलिए I1, I3 और I4 को हम नेगेटिव लेकर चलेंगे और I2 और I5 को हम यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे। तो इसके लिए हमने आगे अगर हम इसको नोट डाउन करेंगे तो उसको हमें इस तरह से नोट डाउन करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एट जंक्शन O, हमने जंक्शन O के ऊपर किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई किया है। जो I1, I3 और जो I4 था वो आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर था। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वहाँ पर नेगेटिव साइन बनना चाहिए था, इसलिए हमने I1, I3, I4 को नेगेटिव साइन के साथ यूज किया है। I2 और I5 टूवर्ड्स द जंक्शन था, इसलिए हमने उनको पॉजिटिव यूज किया है। और फिर हमने आगे एक इक्वेशन टाइप की है, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5 दैट इज इक्वल्स टू 0। और इन सब का सम क्या कहता था? फर्स्ट लॉ दैट इज इक्वल्स टू 0। हमने आगे इसीलिए यूज किया है समेशन I दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यही था हमारे पास करंट लॉ, जंक्शन लॉ या फिर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? किरचॉफ्स सेकंड लॉ और किरचॉफ्स लूप लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये जो सेकंड लॉ है ये हमारे पास लूप के अंदर लगता है, इसलिए हम इसको लूप लॉ या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर सेकंड लॉ के नाम से जानते हैं। जो सेकंड लॉ है वो वोल्टेज के अब बारे में डिस्कस करता है, इसलिए इसको वोल्टेज लॉ के नाम से भी बोला गया है। तो ये इट स्टेट्स दैट द algebraic sum of change in potential around any closed path of electric circuit involving resistors and cells in the loop is 0। दैट इज इक्वल्स टू यानी कि चेंज इन पोटेंशियल दैट इज इक्वल्स टू 0।
तो ये जो लॉ है वो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कशन करता है। तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिया है, उसके अंदर हमने 2 सेल्स का यूज किया है, E1 और E2, 3 रेजिस्टेंसेस लिए हैं, R1, R2 एंड R3, और इनको इस तरह से अरेंज किया है। तो यहाँ पर हमने जो E1 जो सेल ली है जिसका EMF है E1 को यहाँ पर यूज किया है, उसके साथ R1 रेजिस्टेंस यूज किया है, नीचे E2 सेल यूज की है और R3 रेजिस्टेंस यूज किया हुआ है। तो E1 के पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट निकलेगा उसको हमने I1 करंट दिया है, E2 के जो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा उसको हमने I2 करंट दिया है। E1 वाले को हमने लिया था I1 और इसको हमने लिया है I2। ये दोनों करंट्स B पॉइंट के ऊपर जाने के बाद I1 करंट इधर से आ रहा था, I2 करंट इधर से आ रहा था, तो जो दोनों करंट हैं वो मिलकर इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो होंगे और उन दोनों के जो सम को I1 और I2 के जो सम को हमने एक तीसरा नाम दे दिया I3। तो R1 के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है, जितना बैटरी या सेल के EMF से करंट निकल रहा था उतना ही करंट हमारे पास बैटरी या सेल के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना चाहिए। इसलिए I3 में से I1 वापस इधर चला जाता है और I2 वापस इधर चला जाता है। ठीक है, तो इसके भी यहाँ पर 2 साइन कन्वेंशंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो साइन कन्वेंशन है वो ये कहता है द EMF ऑफ ए सेल इज टेकन एज नेगेटिव if it moves in the direction of increasing potential through the cell and it is taken as positive if it moves in the direction of decreasing potential through the cell। यानी कि शॉर्टकट के अंदर अगर हमें याद रखना है, जब हम कभी भी एक क्लोज्ड लूप के अंदर चलेंगे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। पहले अगर मान लीजिए हमने एक लूप लिया है A, तो हम A से B की तरफ चलेंगे, कोई भी सेल नहीं आई, तो फर्स्ट जो साइन कन्वेंशन है वो सेल के लिए लिया हुआ है, तो हम सेल का ही डिस्कशन करेंगे। B से और E के बीच में कोई भी सेल नहीं आई, E से और F के बीच में भी कोई सेल नहीं आई, F से और A के बीच में एक सेल आती है जिसका नेगेटिव टर्मिनल अगर पहले आ जाता है तो उसको हम इंक्रीजिंग पोटेंशियल बोलते हैं। और अभी हमने बताया जब इंक्रीजिंग पोटेंशियल होगा तो वहाँ पर जो सेल का जो EMF होगा उसको हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके पास किसी एक क्लोज्ड सर्किट के अंदर नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो वहाँ पर आप EMF को नेगेटिव लेंगे, अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है तो उसको आप पॉजिटिव लेंगे। जैसे कि इसी एग्जांपल को मैं लूप को दूसरी साइड से रोटेट करवाता हूँ, AFEB। तो A से F की तरफ चलते हैं तो एक सेल आ गई, लेकिन उसका जो टर्मिनल है वो हमारे पास पहले पॉजिटिव आया, तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग पोटेंशियल के अंदर है, क्योंकि पहले पॉजिटिव टर्मिनल फिर नेगेटिव टर्मिनल, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज पोटेंशियल के अंदर हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट था इसका, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट इन आर्म of the circuit is taken as positive if it is in the direction of current in that arm is in the same sense as one moves in a closed path, and it is taken as negative if the direction of the current in that arm is opposite to the sense as one moves in the closed path। इसका मतलब जब अगर हम मान लीजिए इधर इस डायरेक्शन में चल रहे हैं B से E की तरफ, तो जिधर हमारे पास करंट भी अगर उसी डायरेक्शन में चल रहा है तो हम उस करंट को पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हम C से D की तरफ चल रहे हैं, करंट हमारे पास D से C की तरफ चल रहा है, तो हम यहाँ पर जो करंट की जो वैल्यू होगी उसको हम नेगेटिव लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों लॉज का यूज किया है, अप्लाई किया है किरचॉफ्स लॉ को। पहले हमने लूप लिया है ABEFA, तो हम इसके लिए हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जो लूप जहां से चलेगा, जैसे कि ये लूप A से चला था तो ये लूप A के ऊपर ही खत्म होना चाहिए, तब ही ये एक क्लोज्ड लूप कहलाएगा। जैसे कि
बी ई एफ ए, तो एक एक क्लोज लूप हो गया। हम चल रहे हैं ए से बी की तरफ, कोई भी सेल और रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं आया, इसलिए हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। बी से ए की तरफ चल रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर R2 रेजिस्टेंस आता है, और R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास I3 आती है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास होगा R2 I3। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो आगे यूज़ करेंगे वो करेंगे R2 I3, और जो आगे चलते हैं तो हमारे पास I1 इंटू R1 करंट आता है, I1 करंट अक्रॉस R1, इसलिए हम इन दोनों का प्रोडक्ट I1 R1 काउंट करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आगे जो सेल आती है वो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, तो हम वहाँ पर -E1 का यूज करेंगे।